इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया, ईरान पर हमला किया और ईरान की जो टॉप मिलिट्री क़यादत है, टॉप के साइंटिस्ट हैं, इन सब को एलिमिनेट कर दिया। और उसके जवाब में ईरान ने भी एक काउंटर ऑफेंस किया और तेल अवीव में और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने भी अटैक किए। आप दोनों के रिस्पांस को, पहले तो इसराइल के अटैक को क्या देखते हैं कि ईरान को कितना नुकसान हुआ, और फिर ईरान का जो रिस्पांस है उसको कैसा देखते हैं? देखिए, इजराइल ने जो कदम उठाया है वो बहुत ख़तरनाक है, और लोगों का ये ख्याल है कि वो ईरान को नीचा दिखा देंगे, ईरान एज अ कंट्री, तो वो मेरे ख्याल में ये भी आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। उससे अहम यह है कि मेरे ख्याल में उनके जो हदफ है वो रिजीम चेंज है, जिसकी तरफ अब वो बढ़ रहे हैं। आपको अगर आप पिछले साल सितंबर अक्टूबर, जिसमें उन्होंने हमास और फिर हिजबुल्लाह उसको डेसिमेट किया, उसकी लीडरशिप को उन्होंने डेसिमेट किया, और उसके बाद दिसंबर में जो है अब जो तब्दीली सीरिया के अंदर आई है, उसमें एक्स आईसिस दाइश के जो लीडर थे अल-शरा, जो इस वक्त सीरिया के सरबराह हैं, तो वो एक ऐसे सूरत हाल पैदा कर दिए जिससे ईरान की जो ओवरसीज़ जो अहमियत और न्यूसेंस वैल्यू थी उसमें बड़ी कमी आई है। हमास को नुकसान हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, उसके बाद सीरिया में ईरान का बड़ा कंट्रोल था, और उसमें ख़ासकर ये जब 2014, 15, 16 इसमें जब पीक ईयर्स थे दाइश के, उन्होंने आधा सीरिया और आधा इराक़ पे भी कब्ज़ा कर लिया था। उस वक़्त ईरान ने सीरिया में ख़ासकर जंग लड़ी है बशर अल-असद हुकूमत के साथ मिलकर, लेकिन और फिर वो कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक, लेकिन एक स्टेलमेट रहा है। लेकिन उसमें ईरान की जो न्यूसेंस थी और ईरान की जो अहमियत थी उससे कोई इनकार नहीं कर सकता था एज़ फार एज सीरिया वाज कंसर्न। इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह और उसके बाद अमल और इनके हमास के साथ इनके जिस तरह से ताल्लुकात थे, वो इज़राइल उसे अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझता था, और मेरे ख़्याल में उन्होंने उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ कर दिया। अब वो समझते हैं कि अब ईरान की बारी है, और ईरान को उन्होंने प्रिटेक्स्ट तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन वो चाहेंगे ये ईरान के अंदर रिजीम चेंज, लेकिन ये बहुत बड़ा उन्होंने अपने लिए चैलेंज रखा है। तो एंड इसके बहुत सीरियस इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसके लिए पाकिस्तान को भी तैयार रहना होगा। अच्छा सर, ये बताएं, आपने जो बहुत बड़ी बात की कि रिजीम चेंज वो चाहते हैं कि ईरान की जो मजहबी हुकूमत है उसको तब्दील करके एक अपनी हुकूमत इंस्टॉल करें, लेकिन वो कैसे होगा? बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे? असेसमेंट क्या है आपकी? क्योंकि नीचे नहीं, तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो हरगिज़ नहीं होगा, ना अमेरिकन करेंगे ना इजरायली करेंगे, ये तो नामुमकिनात में से है। लेकिन वो ये चाहेंगे कि ईरान के अंदर से ये चीज़ उठे। मैं इसको अभी भी शक की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता ईरान के अंदर ऐसी कोई अपोजिशन एग्जिस्ट करती है। हाँ, अपोजिशन बैठी है ईरान से बाहर, वहाँ पे वो मुमकिन है वो अपने आप को तैयार समझते हों, लेकिन पिछले 45 साल में जो ईरान के अंदर जो हुकूमत रही है, जो इनकलाबी हुकूमत इस्लामिक आइडियालॉजी के तहत उन्होंने जो आइडियालॉजी अडॉप्ट की है, वो उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया, अपने आप को कंसोलिडेट इस तरह से कर दिया कि उन्होंने अपना एक वन पार्टी सिस्टम इम्पोज किया है कंट्री के अंदर। विद इन दैट वन पार्टी उनके यहाँ दो स्ट्रीम्स हैं, एक मॉडरेट्स हैं और एक कंजर्वेटिव्स हैं। वो पावर में अल्टरनेट करते रहते हैं, कभी कंजर्वेटिव का प्रेसिडेंट आ जाता है, कभी मॉडरेट का आ जाता है। इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं पेज़ेशकियान साहब, वो मॉडरेट समझे जाते हैं। उससे पहले जो थे वो कंजर्वेटिव समझे जाते थे, तो रईसी साहब, तो ये उन्होंने विद इन द सिस्टम इस तरह से अडॉप्ट किया था। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सिस्टम मुझे बज़ाहिर तो
कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि जो रिजीम चेंज की तरफ जाते हुए नज़र आते हों। अच्छा सर, ये बताएं कि ईरान का जो रिस्पांस था, हमने देखा कि जो इज़राइल है वो उसको अटैक किया गया और मिज़ाइल लगे, तो कंपैरिजन तो दोनों का नहीं बनता क्योंकि ईरान की तो टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप साइंटिस्ट मार दिए गए, लेकिन ईरान का इतना रिस्पांस एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इतना रिस्पांस भी करेंगे? नहीं, ईरान के पास यकीनन वो मिलिट्री पावर हैं, उनके पास मिसाइल पावर है, उनके पास फ़ौज भी है, उसके साथ साथ पैरेलल उनके यहाँ जो है पास्तारान या IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ईरान ने रिस्पॉन्ड तो करना था, लेकिन इज़राइल ने जिस तरह से ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, उन्हें दोनों रेगुलर आर्मी भी और IRGC यानी पासदारान, उनके जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मार दिया, और उसके साथ ही साइंटिस्ट साहब ने जैसे बताया, ये तो यहाँ पे फिर इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंसर्न। ये ईरान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर की निशानदेही करता है कि इतने बड़े पैमाने पर। जी यही है, इससे बिग क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल में एक सीरियस बात है जो ईरान के अंदर हुई है, और ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी 3-4 साल पहले ईरानी साइंटिस्ट थे, उनको मोहसिनज़ादे थे, उनको भी इसी तरह से जो है रोड पे वो ईरान से बाहर वो उनको एक टर्निंग पे मार दिया गया। वो ऐसा मारा कि उनके साथ जो बैठे मुसाफिर थे उसको कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने टारगेट किलिंग की। तो इज़राइल इस में और पहले भी वो इस तरह से इधर उधर मारते रहे हैं। मकसद वो हदफ यही बताते कि जी हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ईरानी सदर रईसी जो हैं, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्या वो एक वाकई हादसा था या आपकी मालूमात, क्योंकि आपके ईरान में मैं सर्व तो गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ईरानियन हुकूमत ने अभी तक इस मामले में कोई वाज़ेह बात नहीं की कि ये क्या था, सबोटाज था। बात सबोटाज की भी हो रही है, लेकिन वेदर की कंडीशंस भी हैं, तो दोनों में यानी मुमकिनात में से हैं। अच्छा सर, कमिंग बैक, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये किस स्टेज के ऊपर है? हम देखते हैं कि जो हालिया कार्रवाई हुई तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ईरान ने कोई न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह बना लिए हुए हैं और शायद वो यूज़ भी करें। नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक अलहदा स्ट्रीम है। उसके लिए जो कैपेबिलिटी है वो जब आप न्यूक्लियर साइकिल की तरफ आते हैं तो अंडर जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये जिसे आप न्यूक्लियर डील कहते हैं, जो साइन हुआ 2015 में, उसमें P5 और जर्मनी, ये 6 ममालिक ने साइन किया और ईरान ने। उसके तहत ईरान को 3.67% इनरिचमेंट की इजाज़त है, लो इनरिचमेंट फॉर एनर्जी पर्पसेस। लेकिन अमेरिका, जब ट्रंप साहब आ गए 2017 में, उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया, JCPOA को अपने आप को निकाल लिया, और उन्होंने ईरान पे सैंक्शंस भी और बढ़ा दी। तो फिर ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। एक तो सैंक्शंस आ गई, और उसके बाद जो एक डिसआर्मामेंट मशीनरी, जिसमें पहले एक उम्मीद हो चली थी कि अब शायद ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ दुनिया बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका के निकल जाने से उसको नुकसान पहुंचा। और ये मैं भी बता दूं कि डिसआर्मामेंट मशीनरी पिछले मिड-90s से पैरालिसिस का शिकार है। लास्ट कामयाबी जो हुई थी वो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT के तहत हुई थी मिड-90s में, लेकिन उसको अमेरिका ने आज तक रेटिफाई नहीं किया, लिहाजा CTBT इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और उसके बाद से कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो जेनेवा बेस्ड है, उसमें अब तक पैरालिसिस है। मसलन फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT, उसके नेगोशिएशंस मिड-90s से चल रहे हैं,
लेकिन अभी तक वो कामयाबी की तरफ नहीं गए। वजह ये है कि दुनिया उनसे डिमांड कर रही है, अमेरिका से, रशिया से, कि आपके पास जो मौजूदा फैसाइल मटेरियल है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए इस्तेमाल होता है, आप उसको भी जो है एक तो अकाउंटेबल करें और उसको भी ज़ाया करें। ये इसमें फंसा हुआ है मामला। वो ये अमेरिका उनका मौका है कि नहीं, अब से जो है कोई आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें एक बहस है और उसमें दुनिया चाहती है कि सिक्योरिटी हर एक को बराबर की होनी। तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जब ईरान ने ये न्यूक्लियर डील साइन किया तो उसमें उनको अंडर IAEA सेफ गार्ड ये न्यूक्लियर डील जो है JCPOA ये उनको अलाउ करता है कि वो 3.67% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं और वो न्यूक्लियर पीसफुल पर्पसेस के लिए। लेकिन अमेरिका ने जब उस पर इनकार कर दिया और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको आगे नहीं चलाया, उन्होंने उससे बातचीत नहीं की उनको, या वो उसको वापस कर लेते जब ट्रंप साहब पहले टेन्योर में ख़त्म हो गए थे। तो इसमें एक तरह से लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी बाई पार्टिजन सपोर्ट मौजूद है और इजराइल तो उनके ख़िलाफ़ शुरू दिन से था। इजराइल तो वो, और ये ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले की बातें जो हैं वो उस वक़्त से चली आ रही हैं, कम से कम 2015 से। तो ये एग्रीमेंट के साइन होने के बाद से तो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। लेकिन अब जो है इन्होंने जिस तरह से हमला किया और जो टारगेटेड किलिंग की हैं, और फिर नातांज, फर्दो, यहाँ पे पर्शियम, इधर जो उन्होंने ये ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और ये अंडर IAEA सेफ गार्ड्स थी, यहाँ पे ये हमला किया है। तो इस तरह से एक इज़राइल ने जो है IAEA की जो ज़िम्मेदारी है उसको में भी इजाफा होता है कि IAEA जो है उसको सेफ गार्ड करे उन इंस्टॉलेशंस को, क्योंकि उसके सेफ गार्ड के अंडर है। और अगर ये नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि IAEA अपना रोल अदा नहीं करेगा। IAEA के सरबराह ने तो बयान दिया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटेशंस के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करना बड़ा गलत है। उन्होंने तो कल अक़वाम मुत्तहिदा के, देखिए ये गलत है, लेकिन अब आप ये इसमें जब आप रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इज़राइल इस वक्त जेनोसाइड कर रहा है पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़। उनके ख़िलाफ़ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमास ऑलमोस्ट डेसिमेट हो चुका है, इसके बावजूद हर रोज़ 50-60 इनोसेंट पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं, उनमें बच्चे और ख़वातीन भी हैं। और अब इस वक्त तो प्रॉब्लम है कि वो इन पैलेस्टीनियंस को भूख से मारना चाह रहे हैं। यानी इस वक्त दुनिया में जबकि हर चीज़ उनको फूड एड भी अवेलेबल है, उनको आप एड वर्कर्स एजेंसीज को जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, उन पर भी जो है फायरिंग शुरू हो जाती है, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल देते हैं। तो इज़राइल को एक तरह का जो है वो वॉकओवर मिला हुआ है और ये ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है।